हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन का हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा, और जिन्होंने वो पुराना वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लो ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। आप सभी का स्वागत है और हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड पार्ट को फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है ना? बोलोगे सर स्वागत क्यों कर रहे हो? बेटा वीडियो देख रहे हो, स्वागत तो करूँगा ना, वेलकम तो करूँगा ना। चलो, पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड का नाम है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। क्या नाम है? आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने एक राजा के बारे में पढ़ा था और उस राजा का नाम था लुई 16। ठीक है। अब आप चीज़ समझो कि ये जो राजा, तो लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। ठीक है, आप सभी को पता है, मैंने बताया था। और उस टैक्स को जो पे कर रहा था सर, वो कौन सा एस्टेट था? थर्ड एस्टेट। मैंने बता दिया था। यस सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, वो जाकर वीडियो देख लो, बेटर फॉर यू, और अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब यार एक मेरी बात समझना, कोई भी राजा पहले के टाइम पर अगर कोई डिसीजन लेता था तो वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था बच्चों। उसको जो भी प्रजा थी, इन शॉर्ट में हिंदी में टिपिकल बोलूँ, प्रजा थी ना, उन सबको बुलाना होता था। इज दैट क्लियर? फिर जाकर वो डिसीजन ले सकता था। समझ में आ रही बात? तो क्या लिखा हुआ है? डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज द टैक्स अलोन। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही बात? तो क्या बोला? अलोन। अब मैंने क्या बताया आपको? राजा अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता, और राजा जब भी कोई डिसीजन लेता था बच्चों, तो वो सारे के सारे जो भी प्रजा थी, यानी तीनों एस्टेट्स से, उनको बुलाता था, तीनों स्टेट्स। और ऐसा उसने किया भी था। राजा अब एक डिसीजन लेना चाहता था। टैक्स तो उसने लगा दिए थे, अब वो टैक्स को और बढ़ाना चाहता था। ठीक है। तो 5 मई 1789 राजा ने तीनों एस्टेट्स को बुलाया। कौन से स्टेट थे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्लर्जीज थे, सेकंड में नोबल्स थे, थर्ड में कॉमन पीपल, पीजेंट्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। ठीक है। तो तीनों स्टेट्स के लोग आए। फर्स्ट एस्टेट के 300 लोग आए, सेकंड एस्टेट के भी 300 लोग आए, और थर्ड एस्टेट के कितने लोग आए बच्चों? 600। यानी बोलोगे सर थर्ड एस्टेट कितने ज़्यादा क्यों? एक्चुअल में थर्ड एस्टेट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो राजा ने बोला 600 लोग तो आना बनता भी है। अब तीनों एस्टेट के लोग आ गए, लेकिन किन किन को अलाउड नहीं था सर? पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर नॉट अलाउड। अलाउड नहीं था बच्चों। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ता हूँ मैं। कंप्लेंट्स रिसीव बाय लेटर। सर ये क्या है बेटा? पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन्स को अलाउड नहीं था आना मीटिंग में, तो वो अपनी कंप्लेन दे सकते थे। और बोलोगे सर वो कंप्लेन कैसे जाती थी? तो वो कंप्लेन थर्ड एस्टेट्स के जो लोग मीटिंग में जाते थे, 600 लोग थे, वो उनके लेटर लेके जाते थे और राजा के सामने पेश किए जाते थे। इज दैट क्लियर? रिसीव बाय लेटर्स। तो उनकी जो कंप्लेंट्स थी, किसकी? वुमेन्स की, पीजेंट्स की, ये अपनी कंप्लेंट्स लेटर के थ्रू सेंड करते थे। आई बात समझ में? अब बेटा एक चीज़ पे लड़ाई हो गई। सर क्या? जो वोटिंग थी ना, वोटिंग, क्या वोटिंग, वो कैसे होती थी? फर्स्ट 1 एस्टेट इक्वल्स टू 1 वोट। समझ रहे हो बात को? यानी जैसे एक फर्स्ट एस्टेट है तो उनका वोट भी कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। सेकंड है तो उनका भी 1 वोट माना जाएगा। थर्ड है तो उनका भी माना जाएगा। लेकिन जो थर्ड एस्टेट है उन्होंने डिमांड रखी। क्या रखी सर? डिमांड कि हम लोग इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं थर्ड एस्टेट में, तो वोटिंग 1 एस्टेट इक्वल्स टू 1 वोट नहीं होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट। ये किसने बोला? थर्ड एस्टेट के लोगों ने। राजा ने बोला भैया ऐसा तो नहीं होगा, जैसे मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं हम वैसे ही काम करेंगे, दैट्स इट। यानी किंग ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया बच्चों। क्या कर दिया सर? रिजेक्ट कर दिया। किस चीज़ का? थर्ड एस्टेट की डिमांड थी कि 1 एस्टेट इक्वल्स टू 1 वोट नहीं होना चाहिए, बल्कि 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? किंग ने मना कर दिया। थर्ड एस्टेट के लोगों को आ गया गुस्सा। ठीक है। थर्ड एस्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली फॉर्म करी। क्या फॉर्म करी सर? नेशनल असेंबली। और कसम खाई, कसम खाई कि वो वहाँ से तब तक नहीं जाएंगे, यानी जो उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, सारे ग्रुप बनाया और उन्होंने
कसम खाई कि डिस्पर्स यानी वो वहाँ तक तब तक नहीं जाएंगे वहाँ से जब तक वो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर देते बच्चों। यानी लोग बड़े तंग हो गए थे राजा के रूल से। राजा क्योंकि अपनी मनमानी कर रहा था, किसी की नहीं सुन रहा था, तो लोगों ने बोला अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, संविधान बनाएंगे फ्रांस का। और वो जो संविधान होगा यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग राजा को बोलेंगे कि राजा तू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क। वर्ड सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क यानी मोनार्क यानी राजा, कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान। राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। लोगों ने कसम खा ली थी अब, ठीक है। और ये नेशनल असेंबली बनी कहाँ थी, ऊपर वर्ड है, और जगह का नाम था वर्सलीज। क्या नाम था, वर्सलीज। इज दैट क्लियर? जगह का नाम था ये जहाँ पर नेशनल असेंबली बनी थी। ये जो नेशनल असेंबली बनी थी इसको सपोर्ट करने वाले दो लोग थे, एक था मीराबियो और दूसरा है बेटा एबीसीएस। तो मीराबियो एंड एबीसीएस। मीराबियो सर नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। नोबल फैमिली से बात समझ में आ रही सर? नोबल फैमिली यानी सेकेंड एस्टेट के जो लोग थे उससे बिलोंग करता था। बोलोगे सर ये थर्ड एस्टेट को कैसे सपोर्ट कर रहा है? बेटा ये अच्छे लोग भी होते हैं, आपको पता होने चाहिए। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मीराबियो बहुत अच्छे था और ये सर स्पीचेस देता था, लेक्चर देता था, लोगों को मोटिवेट करता था कि कैसे लोग राजा के रूल से कैसे फ्री हो पाए, कैसे उसको डिफीट करें। और ये सर ये एबीसीएस कौन था बेटा? ये प्रेस्ट था, यानी पंडित होते हैं ना जैसे वो। और ये जो था ये इसने थर्ड एस्टेट को डिस्क्राइब किया था, उसको प्रमोट करता था, उसको एडवर्टाइज करता था, थर्ड एस्टेट की प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट करता था। कौन सर? एबीसीएस। अगर आपसे पूछे थर्ड एस्टेट को कौन से दो लोग सपोर्ट कर रहे थे तो मीराबियो एंड एबीसीएस। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है? सम वर बिजी इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। एक टॉपिक है समझना। एंड सम वर सफरिंग फ्रॉम बैड हार्वेस्ट। देखो कुछ लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बिजी थे बच्चों, ठीक है। तो कुछ लोग परेशान थे सर, लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व थे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो बैड हार्वेस्टिंग हो गई थी फ्रांस में, खेती बाड़ी पूरी बर्बाद हो गई थी, पूरी तबाह हो गई थी। लोग बेचारे लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो रहे थे ब्रेड को परचेज़ करने के लिए। लोगों को अचानक से पता पड़ा कि सर ब्रेड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो बेकरी वाले लोग हैं, बेकरी वाले समझते हो ना, जो बेकरी आपके घर के पास में होती है, वो ब्रेड को जानबूझ के ब्रेड की शॉर्टेज कर रहे हैं। बेटा मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा शॉर्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट की उतना ज़्यादा उसका क्या होता है सर? प्राइस होता है। ये तो मैंने आपको क्लियर किया था। यस सर क्लियर किया था। तो ज़बरदस्ती ब्रेड, जो बेकरी वाले थे उन्होंने ब्रेड की शॉर्टेज कर दी ताकि प्राइस क्या हो जाए? बढ़ जाए, और वो किसानों से महंगे प्राइस पर ब्रेड क्या कर सकें? उसको सेल कर सकें। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। तो फिर सर क्या हुआ? अब लोगों को जब पता पड़ा कि बेकरी वाले लोग उनको परेशान कर रहे हैं, महंगे पे ब्रेड बेच रहे हैं और ब्रेड की जानबूझ के शॉर्टेज कर रहे हैं जबकि कुछ है भी नहीं, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। और इन्होंने क्या किया? राजा का एक किला था, मान लो प्रिजन था, जहाँ पर राजा लोगों को जेल में बंद करके रखता था। तो लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने क्या कर दिया? राजा के किले को डिस्ट्रॉय कर दिया 14 जुलाई। क्या लिखा हुआ है? 14 जुलाई बच्चों। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको सिचुएशन बताई, लोग बहुत गुस्से में आ गए थे, लोग बहुत परेशान हो गए थे, पहले ही बहुत परेशान थे, प्राइस बढ़ गए थे। तो उन्होंने बोला हम राजा को नहीं छोड़ेंगे, और राजा के बेस्टिल जो यानी उसका प्रिजन है जहाँ पर राजा के लोगों को बंदी बना के रखता था, उसको क्या कर दिया बच्चों? डिस्ट्रॉय कर दिया। बात समझ में आ रही है? इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़े बेटा। अब टॉपिक है थोड़ा सा, मतलब ये पैराग्राफ टॉपिक है, आप समझते जाओ। र्यूमर्स है। क्या है र्यूमर्स? कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जो राजा के साथ मिले हुए हैं, मेनॉर बोलते हैं उनको बेटा, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स। अब सब अभी मैंने बताया कि राजा के किले को लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब राजा भी तो बदला लेगा, जो राजा के साथ लोग थे वो भी तो बदला लेंगे, रिवेंज तो लेते ही हैं। तो र्यूमर्स है कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने ब्रिगेंड्स हायर किए हैं। सर ये ब्रिगेंड्स कौन होते हैं बच्चा? डाकू। क्या लिखेंगे? देखो हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, डाकू। कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेंगे। डाकू समझते हो? यस सर। डाकू कौन होते हैं? जो सर सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिनका मकसद क्या होता है? जिनका मकसद है सबको मार देना। तो अपना बदला लेने के लिए राजा ने लैंडलॉर्ड्स के साथ मिलकर ब्रिगेंड्स यानी डाकू को हायर किया, और ऐसा र्यूमर आया था। अब सच कितनी थी ये तो उस टाइम पे जो लोग थे उनको पता, अपन तो पढ़ रहे हैं। तो ये ब्रिगेंड जितने भी हैं ये क्रॉप्स को क्या कर देंगे? फार्मर्स के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना। फार्मर्स को डर लग गया, फियर हो गया,
फार्मर्स ने बोला सर ये क्या होगा, अब क्या करें हम लोग। फार्मर्स और डर गए, ये देखो फार्मर्स डर गए। तो फार्मर्स डर डर के कारण अपने जितने भी जो औजार थे, जो भी खेती बाड़ी कर रहे थे, वो सारे के सारे औजार, डिगिंग स्टिक्स, जो भी टूल्स होते हैं, फवाड़े होते हैं, सब वहीं पर फेंक के आ गए और उन्होंने अटैक किया किसको, चिटॉक्स को। सर ये चिटॉक्स क्या होते हैं? चिटॉक्स जहाँ पर ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स रहते थे बच्चों, क्या होते थे सर, रहते थे। इज दैट क्लियर? जैसे ही फार्मर्स ने अटैक करना स्टार्ट किया तो सब भाग गए बच्चों, ठीक है। नोबल्स फ्लैड हो गए। सर ये फ्लैड का मतलब भाग गए नोबल्स। जब नोबल्स को पता पड़ा कि यार ये थर्ड एस्टेट के लोग पागल होते जा रहे हैं, सबको मारते जा रहे हैं, तो भैया ये जो नोबल्स थे ना, उनको लगा सबकी भलाई यही है कि यहाँ से हम लोग भाग जाएं, नहीं तो हम लोग को भी ये क्या कर देंगे, मार देंगे। कौन मार देंगे सर? फार्मर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आएगा बच्चों आपको, हाउ इज़ नेशनल असेंबली फॉर्म्ड, या फिर आपसे पूछा जा सकता है हु गिव रिकग्निशन टू नेशनल असेंबली। बच्चों एक बात समझो, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई, सर कहाँ पर, फ्रांस में, मैंने आपको बताया फार्मर्स ने अटैक करना स्टार्ट किया, नोबल्स राजा लोग भाग रहे थे, तो लुई 16 को लगा अब मैं भी नहीं बचूंगा भैया, अब मैं भी नहीं बचूंगा। और लुई 16 ने नेशनल असेंबली को क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। अभी बताया था मैंने ऊपर सर नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, जिन्होंने नहीं देखा फिर देख लेना। तो लुई 16 ने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया और नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्या बनाया था बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो ड्राफ्ट किया। और तब से जो भी पावर चेक होगी राजा की, यानी राजा अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, राजा की जो भी पावर होगी वो किससे चेक की जाएगी बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे? इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। जब किसी देश का रूलर यानी राजा अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क। और सर फाइनली ये आ गई। तो फाइनली बेटा डेट समझो, 4 अगस्त 1789। असेंबली, कौन सी असेंबली बच्चों, नेशनल असेंबली। इन्होंने लॉ पास किए और जो भी प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस मतलब सर क्या, जो भी फ़ायदे थे, किसको फ़ायदे मिल रहे थे, राजा, फर्स्ट एस्टेट के, सेकंड एस्टेट के लोगों को, वो सारे के सारे प्रिविलेजेस, वो फ़ायदे हट गए। अब से ये बोला गया कि या तो टैक्स सब पे करेंगे या तो कोई भी पे नहीं करेगा, ऐसा बोल रहे थे। आप यूँ भी समझो कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को जो भी फ़ायदे मिल दिए गए थे, लुई 16 ने जो भी दिए थे, वो सारे के सारे क्या कर दी सर, हटा दिए गए। तो बच्चों देखो सेकंड पार्ट में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा क्या, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन था सेकंड पार्ट का नाम। लुई 16 ने टैक्स बढ़ा दिए और वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, तीनों स्टेट को उन्होंने इन्वाइट किया। फर्स्ट एस्टेट के 300 लोग आए, सेकंड के भी 300 आए, थर्ड के 600 आए। पीजेंट्स, वुमेन, आर्टिसंस को अलाउड नहीं था कि वो क्या कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए। उनकी कंप्लेंट्स वो लेटर के थ्रू भेजते थे। वोटिंग कैसे होती थी, 1 एस्टेट इक्वल्स टू 1 वोट। थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा, राजा को बोला कि 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट होना चाहिए, राजा ने मना कर दिया बच्चों। थर्ड एस्टेट के जो लोग थे उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई और कसम खाई जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते तब तक वो असेंबली को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये असेंबली कहाँ बनी थी बच्चों, वर्सलाइस। सीधी सी बात है सर, ये जो थर्ड एस्टेट था इनको सपोर्ट करने के लिए 2 लोग थे, मीराब्यू और कौन था सर, एबीसीएस। मीराब्यू बिलोंग टू नोबल फैमिली, एबीसीएस प्रेस्ट था, पंडित था, और ये थर्ड एस्टेट को प्रमोट करता था। फिर मैंने बताया कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बिजी थे तो कुछ लोग फाइट करने में बिजी थे। फाइट क्यों कर रहे थे, क्योंकि कुछ बेकरी वाले लोग जो ब्रेड बेच रहे थे उन्होंने ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया और जानबूझ के ब्रेड की शॉर्टेज कर दी, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। लोगों को बहुत गुस्सा आया, लोगों को लग रहा था ये सब राजा करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो राजा का जो प्रिजन था जहाँ पर राजा लोगों को कैदी बना के रखता था, जिसका नाम क्या था, बेस्टिल, लोगों ने उसको जला दिया 14 जुलाई 1789। ठीक है, र्यूमर्स है, र्यूमर्स यानी अफवाही सर, कि इस कंट्री साइड की जो भी कंट्री साइड है, ठीक है बच्चों, कंट्री साइड में जो लैंडलॉर्ड्स हैं राजा के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिगेंड्स हायर किए। ब्रिगेंड्स का मतलब डाकू। अब रिवेंज लेने की बारी थी, बेस्टिल सबने जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, राजा भी तो बदला लेगा। और फार्मर्स को डर लग गया तो फार्मर्स ने सारे जो भी स्टिक्स थे, टूल्स थे, वो फेंक दिए। और किस पे अटैक किया सर, चटॉक्स। चटॉक्स जहाँ पर राजा लोग रहते हैं, नोबल्स भाग गए इसको देखकर। फाइनली लुई 16 ने नेशनल असेंबली को क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब जो भी पावर थी इट वॉज चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी क्या आया फ्रांस में सर, 4 जुलाई 1789 में
कि सारे लॉ बने थे जिसके थ्रू फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों का जो प्रिविलेज था, वो फ़ायदा था, वो सब क्या कर गया, हट गया बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको क्या समझाया, बहुत ईजी है। और फाइनली फ्रांस में 14 जुलाई 1789 में ये डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आएगा। ठीक है बच्चों, अभी सेकंड पार्ट, एक छोटा सा पॉइंट बचा है सेकंड पार्ट में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। कोई टेंशन नहीं लेना, इन वीडियोस को 2 बार तो देखोगे, मैं बार बार बताऊंगा। कॉपी में ये सारे के सारे आप अपने नोट्स बना दो, प्रॉपर तरीके से लर्न हो जाए। कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, ऐप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है आपके लिए बेटर होगा, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप भी मेहनत करो, कंट्रीब्यूट करो, ताकि लगे कि हाँ भैया पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं थर्ड पार्ट पे भी आऊँगा। हालांकि ये पार्ट सेकंड पूरा ख़त्म नहीं हुआ, छोटा सा बचा है, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी यहाँ तक काफ़ी है और इसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लेना। चलो बाय।